ग्रेड सेकंड के सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। अब हार्दिक स्वागत तो पूरी साल ही हमने किया है, लगभग पूरे सेशन में हमने किया है। परेशानी अब ये है कि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है, मंडरा ही रही है, डांस कर रही है और बाकी की और एग्ज़ाम्स चालू हो ही चुकी है। अरे अब 12 तारीख हमारे एग्ज़ाम्स के शुरू होने की एक घोषणा जो पहले ही हो चुकी थी और वो आज से शुरू भी हो गई है। पहला पेपर भी आया, पेपर में कई तरह के क्वेश्चंस थे। जिस तरीके के मैं क्वेश्चंस आप लोगों को लगातार सॉल्व करा रहा हूँ उस तरह के पेपर 1 में क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस आपके अजर्सन रीजन वाले भी आए, मैच द कॉलम वाले भी आए, ऑड वाला छाटना भी आया, इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट वाले भी आए, सिंगल ऑप्शन चॉइस वाले भी आए, मल्टीपल ऑप्शन चॉइस वाले भी आए। क्वेश्चन तो सारे वही तरीके के आ रहे हैं जिन तरीकों को हम सॉल्व करवा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के ग्रेड सेकंड में इंग्लिश विषय में आने वाले हैं। अब मामला ये है कि क्या अब उसकी टेंशन करें, क्या आपने कैसे क्वेश्चंस अब निकाले हैं, कैसे नहीं निकाले हैं। एक सही प्लानिंग, एक बिल्कुल आप लोगों को एक आपकी जो एक तरह से साइकोलॉजी जो है एग्ज़ाम के टाइम पर जिस तरीके से हो जाती है, उसमें कई सारे फोबिया, कई सारे फियर आप लोगों को एग्ज़ाम में लगते हैं। एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ आपको अभी लग रही होगी ना, वो ये लग रही होगी कि सर जो कुछ याद किया ना, ऐसा लग रहा है कुछ भी याद नहीं किया, सब भूल गए। राइटर्स के नाम भूल गए, है ना, ईयर ऑफ बर्थ भूल गए, ईयर ऑफ डेथ भूल गए, कलेक्शंस के नाम भूल गए, कुछ भी नहीं भूले हो आप लोग, सब याद है आपको। जब आप ऑप्शंस लगाते हो ना तब आपको सब याद आ जाता है, फिलहाल सब कुछ भूला भूला सा लगता है। तो चलो उन सारी चीज़ों की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए 2 दिनों के अंदर या 3 दिनों के अंदर जो आपके पास बचे हैं उसमें किस तरह की एक प्लानिंग बना करके आप अपना एक्सरसाइज करें, अपना प्रैक्टिस करें, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पर नहीं करना चाहिए, क्या प्लान आपको करना चाहिए, कितना काम आपको रहना चाहिए, कितना बैलेंस्ड आपको इस समय रहने की ज़रूरत है। कि कई बार होता है कि साल भर अच्छी मेहनत की, पूरी दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत हिम्मत से की, जुनून से की, लेकिन ये जो 2-3 दिन होते हैं और एग्ज़ाम का वो समय होता है, जो एग्ज़ाम का जो पेपर देने का टाइम होता है, वो टाइम हमारा सब कुछ डिसाइड करता है कि तुमने अब तक किया क्या। उसी टाइम को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सारे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे से जुड़े हुए सारे लोग जो मेरे समकक्ष भी हो सकते हैं, मेरे से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बराबर के भी हो सकते हैं। फिलहाल तो सभी जो मेरे डिसाइपल्स मैं आपको कह सकता हूँ, उन सभी विद्यार्थियों को एक बहुत बढ़िया राय मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। तो आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आप जो 5 मिस्टेक्स आप जिनको अवॉइड करें एग्ज़ाम डे में, वो आपको याद रखनी है ना। आप अपन एक बढ़िया सी कि एग्ज़ाम की एक सही रणनीति बनाएंगे, एक पूरी प्लानिंग बताएंगे, तो 100% हमारी सफलता निश्चित रहेगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि जिस चीज़ को आप अभी फेस कर रहे होंगे, जिसको आप अभी जिससे आप सफ़र कर रहे हो, क्या क्या है वो चीज़ें। देखो, सबसे पहले अब आपका जो टाइम बचा है, अब आपको नए टॉपिक्स पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। जैसे अब आपने, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ये सोचता है सर मैंने ये वाला चीज़ तो पढ़ी नहीं सर, मैंने इनके नोट्स देखे नहीं सर, मैंने अपने ही नोट्स देखे हैं, अभी नए सर के नोट्स आएंगे आपके पास कि ये वाला और पढ़ लो। अब एक कोई कहेगा सर ये वाला और पढ़ लो। तो आप इस समय पर कहीं भी नए टॉपिक्स और नए कंटेंट्स पर मत जाना, कहीं भी मत जाना सर, नए कंटेंट्स पर कतई नहीं जाना है। आपने जो कंटेंट्स पढ़ा है, किसी भी टीचर का पढ़ा है, अपना खुद का बनाया हुआ पढ़ा है, किसी भी गाइड बुक से पढ़ा है, किसी भी नोट से पढ़ा है, अब आपको नए कंटेंट्स पर जाने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप 2-3 दिनों में पुराना भूल जाएंगे, नया याद रखेंगे तो, और यह नए में भी आपको हौच पौच हो जाएगा। जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप लोगों को विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार नए वाले को हमको उस हिसाब से हमें अटैम्प्ट करना है, या पुराना जो हम इतने समय से पढ़ रहे थे वो अटैम्प्ट करना है। तो अब नया कंटेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है, चाहे कोई कितना भी कह दे कि ये मैंने एक पन्ना भेजा, एक पीडीएफ भेजी आपको, ये देख लो रोमांटिक मूवमेंट की है, इसी के नीचे आप लोगों का देखो पीआरवी है, इसी के नीचे आप लोगों का विक्टोरियन पीरियड है, बस ये याद कर जाओ काम हो जाएगा। नहीं, आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको लगता होगा कि वो चीज़ हो सकता है कि वो हमारे नोट्स में नहीं है। भाई नोट्स में जो टीचर ने जो भी आपको पढ़ाया होगा, जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, बहुत बढ़िया ही पढ़ाया है, उसी के कंटेंट्स पर बिलीव करो। आसपास के सारे सवाल बड़े कंपोज्ड रह करके हो जाते हैं। अगला है पैनिक और ओवर थिंकिंग। ये एक बहुत बड़ा इश्यू रह जाता है जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना, जब हमारी जो स्टेज है, हमारी एज है, उसमें हमारे ऊपर सबसे बड़ा दायित्व किस चीज़ का होता है कि यार अब हम बड़े हो गए हैं, घर वाले भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, एक स्ट्रेस होता है। भाई अगर एज कम होती
छोटी छोटी वैकेंसीज होती तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चली जाएगी दूसरी आ जाएगी। हमारे एक एक दिन हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, तो कई लोगों को बड़ी टेंशन होती है, घबराहट होती है कि इसी वैकेंसी में होना चाहिए, ओवर थिंकिंग करते हैं। तो देखो इससे तो आप लोगों का पेपर देने में माहौल ही बिगड़ेगा, आपका माइंड ही खराब होगा, आपकी मेकिंग जो है माइंड मेकिंग है वो सही नहीं हो पाएगी। अब आपको अपने आप को ये मेकआउट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि भाई अब जो मेरी तैयारी है ना बस मुझे उसी को रिवाइज करना है। अब पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पैनिक लोगे, जितना पैनिक लोगे उतना ही आप लोगों का पेपर बिगड़ जाएगा। ओवर थिंकिंग करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर के लेवल ज़्यादा खतरनाक आते नहीं हैं। क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपने पढ़े हैं, टॉपिक वही रहेंगे जो आपने पढ़े हैं, उससे बाहर को जाना नहीं है। अब अगली चीज़, पुअर टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की। अब आपको पूरा टाइम केवल पढ़ने में देना चाहिए, रिवाइज करने में देना चाहिए, टेस्ट सीरीज में देना चाहिए। अब आपको टॉपिक वाइज सेट कर लेना चाहिए सारा कि मुझे 6 घंटे के लगभग पढ़ना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, जो टॉपिक पढ़ूंगा उसका टेस्ट लगाना है, फिर मुझे सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, फिर मुझे एमसीक्यूज निकालने हैं, रिवीजन 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 रिवीजन, कुछ नया, बस बार बार नया, मतलब जिन क्वेश्चंस को किया है उनका रिवीजन, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, कुछ मिसिंग तो नहीं है, कोई डेट तो मिसिंग नहीं है, कोई बुक तो मिसिंग नहीं है, कोई राइटर तो मिसिंग नहीं है। बस ये चीज़ आपको कवर करनी है। आपने अब तक जो नहीं पढ़ा, अब उसको आप पढ़ोगे भी तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ जाएगा। पुराना जिसमें आपका सिद्धता हासिल हो चुकी है वो आपका रह जाएगा। अब बात करते हैं सर, इसमें 5 मिस्टेक्स जो हैं एग्ज़ाम डे में क्या अवॉइड करनी है। तो 3 मिस्टेक्स तो मैं बता चुका हूँ कि आप लास्ट मिनट में अब अपन न्यू टॉपिक्स को कतई नहीं पढ़ेंगे। अब लास्ट मिनट्स बच रहे हैं आपके पास, मिनट नहीं कहूँगा, मिनट्स बच रहे हैं, लास्ट मिनट्स बच रहे हैं आपके पास। आप इन न्यू टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, पैनिक और ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करोगे, और पुअर जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका जो है इसको स्ट्रॉन्ग करोगे। सर पुअर टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अब आपका पूरा टाइम, मैक्सिमम टाइम पढ़ने में जाना चाहिए। अब आप घर पे सबसे कह दीजिए कि अभी मेरा कोई और काम नहीं करना है, मुझे केवल पढ़ना है, रिलैक्स मोड में पढ़ो 3-4 दिन के लिए, अब आपको और कोई काम नहीं करना है। अगली बात मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम डे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी। आपके 5 गोल्डन टिप्स हैं जो आप लोगों को अपने दिमाग में सेट रखना है। आपको एग्जाम टाइम में क्या करना है, आपको बिल्कुल शांत रहना है। पहली बात तो देखो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं कि सर आप कैसे, क्योंकि क्या होता है एग्जाम के टाइम पर है ना, जब हम दूसरे लोगों से चर्चा करते हैं, जब हम दूसरे लोगों से चर्चा करते हैं, वो कहता है कि यार मैंने तैयारी वहाँ की थी, उन्होंने मुझे ये पढ़ाया था, और यार उनका कंटेंट शानदार था, यार वो बंदा बढ़िया था यार, वास्तव में यार उसने इतनी गजब की तैयारी करा दी, तो वो आपको नर्वस कर देगा। आप किसी से बात ना करें एग्जाम के टाइम पर, आप किसी से बात ना करें एग्जाम से पहले, कुछ नहीं, आप शांति से रहें, अपने आप में कंपोज रहें, जितना शांत रह सकते हैं उतना बैलेंस्ड रहें अपने आप में। कोई भी किसी से बात ना करें, क्योंकि कोई भी आपके माइंड को उस समय ख़राब कर सकता है। और ये इस समय जो है कंपटीशन का ज़माना है, भारी कंपटीशन का ज़माना है, कोई नहीं चाहता कि आप लग जाएं, तो दूसरे आप लोगों के माइंड को स्पॉइल करने में लगे रहते हैं, तो आपको हमेशा अवॉइड करना है इन चीज़ों से। अगला है रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आज तक बच्चों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ा। कई बार कहते हैं नॉट को ही भूल जाते हैं, कई बार फॉल्स की जगह ट्रूज पे जो मतलब ऐसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि इनमें से कौन से फॉल्स हैं, कथन एक फॉल्स है, कथन बी फॉल्स है, कथन सी है, स्टेटमेंट बी सी। तो आप क्या करते हो, कभी कभी फॉल्स की जगह जो ट्रू वाले होते हैं उन पर आप राइट टिक लगा जाते हो। तो ये जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एक 5वां जो ऑप्शन आता है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, उसको फोकस करना, 10% से ज़्यादा वो ब्लैंक नहीं रहने चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसे है कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, आपको छोड़ना है, तो उसको छोड़ के डायरेक्ट ना आए, उस पर आप लिखे क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, लेकिन ये तब भरे लास्ट में जब आप कहते श्योर है कि मुझे करना ही नहीं है, उस पर टिक लगा के छोड़ दें। आपको ये क्वेश्चन तभी, मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया, मान लो क्वेश्चन नंबर 36 नहीं आया, राइट, 36 नहीं आया, 39 नहीं आया, और ऐसे ही 46 नहीं आया, 36, 39, 46 नहीं है। आपने सोचा कि मैं बाद में रिव्यू के लिए उन्हें छोड़ देता हूं, तो आप आपके पीछे की साइड कहीं पेपर पे या रफ में कहीं लिख दीजिए कि 36 ये वाला मेरा रह गया, ठीक है ना। रफ तो मतलब पेपर का साइड रफ एरिया होगा, तो पेपर में ही लिख दीजिए कहीं पर कि ये मेरे क्वेश्चन। अब थोड़ा लिख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ऐसा टिक टिक तो लगा ही सकते हैं, टिक टिक, तो थोड़ा थोड़ा सा उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पता लगता। लंबी लंबी लाइन ना खींचना बस कि बहुत तगड़ी लग रहे हो पेपर में ही और इधर उधर, तो थोड़ा सा कर लेना टिक टिक, और करके और फिर एक आइट दिमाग में सेट रखना, रिव्यू के लिए ये एक बार टिक लगाते तो हैं पेपर में हम टिक टिक, तो रिव्यू के लिए है, रिव्यू के लिए छोड़ दिया। अब उसके बाद में आप लास्ट में उसको एक बार देखना, अगर आप नहीं कर सकते हो तो उस पर आप क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड जरूर लगा के आना। अच्छा, स्मार्टली अटेम्प्ट करना है।
सर स्मार्टली अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है सर? डिलीटिंग मेथड यूज करो सर। जितने ऑप्शंस आप डिलीट कर सकते हो पहले तो उनको डिलीट करो कि कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं। ग्रामर के अंदर डिलीट करना बहुत आसान होता है, लिटरेचर के अंदर फिर भी कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो आप पहले तो मतलब क्लियर आप लोगों के माइंड में चैप्टर्स पूरी तरह से होने चाहिए, पोइम के अंदर क्या क्या बोला गया है उससे रिलेटेड बातें होनी चाहिए, उसके अलावा की एक्स्ट्रा को हटा दो। फिर आपका क्वेश्चन आप पढ़ो डीपली की क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उससे रिलेटेड बातें रखो, फिर उसके अलावा की चीज़ें हटा दो। फिर जो बिल्कुल आपको कंफ्यूज कर रही है उन दोनों चीज़ों में बहुत समझदारी के साथ विवेक के साथ आप आंसर लगाएं। अगर आपको लगता है कि आप 70% आप कंफ्यूज हैं अभी भी, तो आप रिस्क ना ले, उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, उसको छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बचना ही बहुत तगड़ा खेल होता है। मैनेज टाइम, वैसे तो टाइम बहुत है लेकिन टाइम को मैनेज करना भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ हो जाती है। सर उस समय पर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे पैसेज हुआ, या फिर आपका जो पीरियड्स और जो आपके क्या नाम है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हुआ, या फिर आपकी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हुए, या फिर आप लोगों का मतलब ऐसे जैसे पीरियड्स और मूवमेंट्स वाले हुए, तो उनमें क्या थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे पोइट्री अप्रिशिएशन में एक पॉइंट दे दी तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो आप पहले मैनेज करें कि पहले और ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर दें, फिर ये वाले क्वेश्चन छोड़ दें, और उनको लास्ट में आप आराम से जब टाइम निकाल के पेशेंस के साथ पढ़ें। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, लोड होता है। अगर मान लो पहले पैसेज आ गया और फिर आप देखोगे पैसेज पहले आ गया, पहले ही पढ़ने लग गए, तो लोड होता है। तो पहले लोड को हटाने वाला काम कर लें, फिर बाद में इनको पढ़ें। इसके बाद बिलीव इन योर सेल्फ, आप अपने आप में विश्वास करें। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ना बगल वाले से पूछते रहते, अगर मौका मिल जाता था, तू बता तूने तीसरे में क्या किया, ये वाला क्वेश्चन क्या है, दिखा लेते पेपर, ये देख इसमें बताना यार, इसमें यूं करके दिखा देते। और ना करें, आप अपने आप पे बिलीव करें, आपने जो किया सही किया होगा। अगर आप दूसरों के चक्कर में फंस जाएंगे तो कभी कभी सही जो किए हुए आंसर्स होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इसलिए दूसरों के चक्कर में कतई ना फंसें। हो सकता है कि दूसरे ने सही किया हो, आपने गलत किया हो, लेकिन ना फंसें, क्योंकि ये आपका खुद का मॉरल डाउन कर देता है। इसीलिए आप किसी से बात ना करें, किसी से कुछ पूछे नहीं, अपने आप में बिलीव करें और बस पढ़ें। सिलेक्शन बिगिन होगा अपने अनुशासन से। अनुशासित रखें अपने आप को, बढ़िया एग्जाम हॉल में शांत रहें, धैर्य से रहें, अपनी सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के जाएं। आगे देखो, बिफोर एग्जाम, ओके, अगर एग्जाम से पहले की बात करें तो क्या करना होगा। आपके जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे, नहीं बनाए तो मैंने, अगर जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं वो क्रैश कोर्स मैंने पढ़ाया है, उनमें आप लोगों का क्रैश कोर्स में जितना भी कंटेंट्स है उसको आप पढ़ें, उसको बिल्कुल तरीके से, ईमानदारी से, सलीके से पढ़ते जाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस वो शॉर्ट नोट्स आप बना लें, या बनाए हुए होंगे, अब तो बनाने का समय ही नहीं है। और अब आप जो बने हुए शॉर्ट नोट्स हैं उनको आप चाहे तो वन लाइनर में या फिर माइंड मैपिंग आप कर सकते हैं। माइंड मैपिंग से आपको साथ साथ याद भी होता चला जाएगा, और एग्ज़ाम के टाइम पर जब आप जाएंगे तो एक दिन पहले आप लोग पूरा रिवाइज करें, कंप्लीट रिवाइज करें। अब आपके पास दिन बचे हैं, आज है हमारी 12 तारीख, 13, 14, 15, और हमारे पास 3 दिन बचे हैं। 16 तारीख को आपका पहला पेपर है, यानी कि जनरल अवेयरनेस वाला है, तो 3 दिन बचे हैं। तो तीनों दिन में आप लोग इस तरह से प्लान करें कि एक दिन मुझे ग्रामर कंप्लीट करनी है, एक दिन मुझे पेडागोजी, और एक दिन लिटरेचर। ऐसे कर लो, पेडागोजी का छोटा भाग है, पेडागोजी कम समय कर, लास्ट में माइंड मैपिंग करके सारी चीज़ों को बना के जाओ। पर्याप्त नींद लें, एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी बात होती है। देखो, तनाव का कारण यही होता है। तनाव, ऐसे नहीं नींद आती एग्जाम हॉल में, नींद तो नहीं आती, नींद तो उड़ी हुई होती है, तनाव ज़्यादा आता है। एडमिट कार्ड को अपने को रेडी रखें पहले से ही, तो बच्चों वाली चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी है। अब देखो, नई टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखना, और सोशल मीडिया को एक्सेसिवली यूज नहीं करना है। क्योंकि देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, 10-12 दिन पहले की बात है, 4 तारीख से पहले मुद्दा उठ रहा था बार बार, एग्जाम आगे जाएगी, एग्जाम आगे जाएगी। तो ये 12-13 दिन में उठा था। 12-13 दिन में कुछ लोग जो बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे थे वो थोड़ी टेंशन में भी आए थे, अरे यार चली गई तो क्या मतलब है यार, थोड़ा धीरे कर लो तैयारी, तो उनका बैलेंस बिगड़ गया था। अभी इस समय पर क्या, सोशल मीडिया पर कई सारी चीज़ें चलती हैं, तो आप बिल्कुल उनसे अवॉइड करें, मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल दूर रखें। जब आपको क्लासेस देखनी है, कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, या आपको लगता है कि आपको टीचर से कंसल्ट करना है, तो आप उनसे, अगर फ़ोन से वो अवेलेबल है तो आप उनसे कोशिश करें कनेक्ट करने की। अब देखना, ड्यूरिंग द एग्जाम स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी अपनानी है। कैसे? इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट 3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आपको बताइए 3 लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप उनको ऐसे बैलेंस करो कि पहले इजी लेवल के क्वेश्चंस को आसानी से कर लो, फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को आसानी से करते चलो, फिर जो डिफिकल्ट लेवल है जो उनको टिक लगाया होगा, उन टिक वाले पर डिलीटिंग मेथड का यूज करके, अप्लाई करके, थोड़ा दिमाग लगा करके स्किपिंग मेथड ज़्यादा अपनाओ। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी दोस्त, एक्यूरेसी इतना मायने रखेगी। कई बार तो ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट है 150 में से 140 क्वेश्चन करके आ गया, 90 ही सही निकले। अब 90 और 50 गलत निकल गए। अब 50 का अगर 33% का भी लेंगे अपन, तो आपके हो गए
15 उसमें से गए तो 15 आपके गए ना, 15 क्वेश्चन आप लोगों के 90 में से गए, तो 90 में से 15 क्वेश्चन के जाने का मतलब है 75, यानी कि आपके 150 ही नंबर रह गए। भाई साहब अगर आप 50 नेगेटिव नहीं करते तो कितना बढ़िया रहता। आपको 90 आते थे, आप 110 करके आ जाते, ठीक है ना, 110 करके 20 आ गए आप करके, तो आपके 6 क्वेश्चन डिलीट होते, 6 क्वेश्चन डिलीट होते, और आप 100 ही करते तो और भी मजा आ जाता। आपके मात्र 3 ही क्वेश्चन डिलीट होते, 87 क्वेश्चन के आपके 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, यानी कि लगभग आप लोगों के 174 नंबर आ जाते। कहाँ 24 नंबर आपने नेगेटिव के चक्कर में घटा दिए। तो इसलिए क्वेश्चंस में एक्यूरेसी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस अब डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम खराब ना करें। एवरी मार्क मैटर करता है। आप ये ना सोचें कि सर नेगेटिव चले जाएंगे 2-5 क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ने वाला है। हर नंबर, एक एक नंबर से, मैं आपने भी कई लोगों को सुना होगा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में सुना ही है लोगों को कि यूँ कहते हैं सर एक नंबर से रह गए, बस एक नंबर से चूक गए सर। कोई कहता नहीं सर 3 नंबर से रह गए हो जाता, सर पिछली बार तो बस सर मतलब ऐसे ही रह गए यूँ, मतलब यूँ मान लो लगे ढगे रह गए। तो ये लगे ढगे वाला काम नहीं होगा अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस्ड रह करके तैयारी करेंगे। अगली चीज़, आरपीएससी सीनियर टीचर के लिए आपके सिलेक्शन के लिए जो डेट है ना, वो आज से चालू है। ये मान लो अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हो, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, तो अब तुम अपने आपको जो टेस्ट दे रहे हो उसकी मेरिट लिस्ट में ज़रूर चेक करें कि आप अपनी मेरिट लिस्ट में क्या है, क्या रैंक लेकर के आ रहे हो अभी, और आप रैंक बढ़ानी है। एग्ज़ाम में भी आपको रैंक लेनी है। आपको आपकी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट रखना है, आपको विश्वास डगमगाना नहीं है। अब इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइडेंस की। सर अगर आप ऑफलाइन होते तो हम गाइडेंस ले लेते, आप ऑनलाइन हो सर कैसे गाइडेंस ले। आपको कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता, बात करते हैं तो शायद हो सकता है आप हमारी फीलिंग्स ना समझो। दोस्त इस समय ना आप इतने मैच्योर हो कि आप लोगों को इस समय किसी की गुमराह करने की, किसी की गाइडेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन रखना पड़ेगा, है ना, जिसको अपन आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, वो रखनी पड़ेगी। क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा लंबे समय तक स्टेबल नहीं रहता है। आप अपने दिल में मजबूती रखो, स्ट्रांग रखो अपने हार्ट को, और तैयार करो बढ़िया से अपने आप को, अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि जो भी आपने प्रिपेयर किया है, प्लान किया है, वो बेस्ट प्लानिंग है। फिर आप स्टे कॉन्फिडेंट, आप अपने आप में विश्वास रखो कि आपको ज़रूर पेपर में सफलता मिलेगी, और कुछ एक्स्ट्रा आपको अब नहीं करना है। सिर्फ आपने जो पढ़ा है उसको बेहतर और करना है, ठीक है ना। अब क्या करो, आप अपना बेस्ट, मतलब आप बेस्ट शॉट दो। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका बेस्ट शॉट दो, बढ़िया। ईश्वर को याद करो, ईश्वर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लेसिंग्स लो, ये भी ज़रूरी होते हैं। और आपके जो भी गुरु टीचर, जो भी आपके जो मम्मी पापा, आपके बड़े भाई बहन जो भी हैं, ये सब हमारे सबके साथ होता है। ऐसा नहीं हम छोटे थे जब ये आशीर्वाद काम करता था, बड़े जब आशीर्वाद फीका पड़ गया, नहीं। आप छोटे थे तब भी उतना ही आशीर्वाद काम करता है जितना बड़े हो तब करता है। तो आपको, आप बुढ़ापे तक भी आपके आशीर्वाद काम करेंगे। तो ब्लेसिंग्स लो, अपने माँ बाप की ज़रूर लो, अपने मम्मी पापा की ज़रूर लो, और अपने उनकी अपनों की जो ब्लेसिंग्स हैं वो काम आती है। कहते हैं ना, कई बार सुना ना, चाहे मेहनत कितनी भी अच्छी हो, अगर किस्मत साथ ना दे तो मेहनत कोई काम की नहीं आती। लेकिन याद रखना, उस किस्मत को आपके फेवर में लाने का काम करती है दुआएं, और वो दुआएं आपके माँ बाप और आपके गुरु आपके लिए देंगे, पक्का देंगे, और आप उससे सफल भी होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने आप लोगों को ये सारा लेक्चर दिया, सारी बातें बताई, हो सकता है आपके लिए कोई काम की रही हो सकता है नहीं भी रही हो। आपका अगर मैंने 10-15 मिनट या 20 मिनट ख़राब किया है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये हो सकता है कि एग्ज़ाम टिप्स आप लोगों के कहीं ना कहीं काम आए। जिन मिस्टेक्स को हम करते हैं मैंने उनका जिक्र किया है। अब आप बस तहे दिल से पूरी शिद्दत के साथ आप बस तैयारी करने लग जाओ। क्योंकि जब कहते हैं ना कि पंख खुले पक्षी ना उड़े, ये हो नहीं सकता। पंख खुले पक्षी ना उड़े, ये हो नहीं सकता। और आपको शिद्दत से चाहो वो आपको ना मिले, ये भी हो नहीं सकता। तो पक्का आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर के सॉल्यूशन के टाइम पर। थैंक यू, बाय बाय।